डब्ल्यू बी येट्स की एक फेमस पोएम द लीडा एंड द स्वान। ठीक है, तो लीडा एंड द स्वान जो है वो ग्रीक और क्लासिकल राइटिंग का सबसे एक एक्सलेंट एग्जांपल है बाय विलियम बटलर येट्स। बिल्कुल सही, ये वही येट्स हैं जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को ट्रांसलेट किया था, और उसी की वजह से जो है हम कह सकते हैं बेसिकली कि रविंद्रनाथ टैगोर को फाइनली नोबेल प्राइज़ मिला 1912 में। तो और इनको भी 10 साल बाद इनको भी डब्ल्यू बी येट्स को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो विलियम बटलर येट्स की जो राइटिंग है क्लासिकल और ग्रीक मिथोलॉजी का इतना अच्छा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और बहुत ही परफेक्ट है इसको प्लेस करने के लिए। जैसे लीडा एंड दी स्वान के उसमें अब इसका कॉम्बिनेशन अगर आपको हल्का फुल्का पता हो, अगर आपने होमर की इलियड पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो कोई टेंशन की बात जो है, द फेमस एपिक जो है वो यही है, यानी जो होमर ने लिखी थी इलियड। अब जो होमर की जो इलियड है उसमें जो ट्रोजन वॉर वगैरह इन सब को डिस्कस कर रखा है, और ट्रोजन वॉर के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और ट्रोजन वॉर के बाद ये हेलन, तो लीडा एंड स्वान, ठीक है, जो स्वान है यहाँ पे वो जीएस है, ठीक है, जीएस का सिंबल है। और जो लीडा है वो अगेन कि किस तरह से स्वान ने जो है वो लीडा को जो है इम्प्रेग्नेंट कर दिया था, यानी सिंपल प्रेग्नेंट कर दिया था। और ये जो स्वान का रूप लेके जीएस आए थे, और जीएस ने जो है वो लीडा को प्रेग्नेंट किया, और इससे जो लड़की निकल के आई दैट इज़ हेलन, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसी की वजह से ट्रोजन वॉर हुआ, और द वॉर ऑफ द ट्रॉय, जिसमें एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ क्या था हमारे पास ट्रॉय। ठीक है, तो ग्रीक के अंदर स्पार्टन्स थे। स्पार्टन्स अगर आपने मूवी भी देखी हो 300, जिसमें स्पार्टन्स को दिखा रखा था, नहीं देखी तो कोई टेंशन नहीं है। तो स्पार्टन्स बहुत ही एक्सीलेंट एक वॉरियर थे, बहुत ही आर पार के। और ट्रॉय और जो ग्रीक की लड़ाई होती है, और इसी वॉर को बहुत ही खूबसूरती से जो है होमर की इलियड में दिखाया गया। अब इसका इससे क्या लेना, बिल्कुल बहुत कुछ लेना है इसका इससे, जब हम पोएम पढ़ेंगे, क्योंकि ये मिथ के ऊपर बेस है, द ग्रीक मिथ के ऊपर, इसीलिए क्लासिकल राइटिंग के एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्लासिकल पोएम है और ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर पूरी बेस्ड पोएम है। और उसके साथ साथ जो है इसमें ग्रीक और जैसे मेनिलॉस, एगमेमनन, ठीक है, और इस तरह के जो कैरेक्टर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पूरी एक ट्रॉय की कहानी बिल्कुल शॉर्ट में जितना हो सके मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आप पोइम को जो अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, इसीलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे मेनिलॉस पढ़ेंगे, और जो किंग पैरिस है उसके बारे में, और किस तरह से ट्रॉय की जो वॉर लीड हुई थी, क्योंकि पोम की कुछ लाइन जो है वो बेसिकली डायरेक्टली इंडिकेट कर रही है उस तरफ। तो मैं पहले आपको वो कहानी बता दूंगा, फिर उसके बाद जब हम पोएम में जाएंगे तो बहुत ही अच्छी डीप एनालिसिस है, बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं हम। ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट थिंग, डब्ल्यू बी इट्स की जो लीड एंड द स्वान है, इसे पब्लिश किया गया था डायल में। डायल इज अगेन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मीन्स द कलेक्शन ऑफ पोएम और द वर्क। और 1924 को इज एन एग्जांपल ऑफ आयरिश पोएट्री, बिल्कुल सही, आयरलैंड की पोएट्री का एक क्लासिकल ग्रीक और लेटिन टेक्स्ट है, और जिसके थ्रू जो है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो आयरलैंड पे उसके ऊपर भी ये सेटायर है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लीडा। स्टोरी ऑफ लीडा यानी लीडा की कहानी, हु वाज रेप्ड बाय जीएस, जीएस ने जिसके साथ रेप किया, और इन द फॉर्म ऑफ ए स्वान, स्वान के फॉर्म में, लेटर गेव बर्थ टू दी हेलन, और हेलन को जन्म दिया, और इसी हेलन से ट्रॉय का वॉर हुआ, जो कि एक तरह से जैसे जन्म लेना बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं होता तो जो शराप दिया गया था, यानी जो मैं बताऊंगा कहानी में, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़रूरी था। इन येट्स पोएम द लीडा रिप्रेजेंट द आयरलैंड, और ये भी है कि देखो ये पॉलिटिकल राइटिंग भी है कि लीडा के थ्रू आयरलैंड को प्रेजेंट किया गया। और जो दूसरी तरफ हमारे पास फाइनली ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन को स्वान से यहाँ पे रखा गया। तो इट्स एन एलिग्री, एलिग्री भी कह सकते हैं, इट्स एक्सटेंडेड सिंबल, और पॉलिटिकल एलिग्री है। एलिग्री मीन्स एक्सटेंडेड सिंबल, तो एलिग्री का भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो पॉलिटिकल एलिग्री के थ्रू भी हम इस राइटिंग को देखने वाले हैं, पोएम को, और साथ ही साथ हम और भी इसके अलग अलग ट्रेसेस कवर करेंगे। ठीक है, तो बस आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो यार प्लीज़ नीचे जाके यार ज़रूर सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ प्लीज़ योर कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके, वो ज़रूर किया करो। स्लाइड है तो ये बेसिकली इसलिए था कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे, क्योंकि ग्रीक मिथ के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया इस पोएम से रिलेटेड तो आपको वैसे ही समझाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले ये जो लड़ाई थी यानी ट्रोजन वॉर, एक तो ये मिथिकल है, तो ग्रीक मिथ, ठीक है, ग्रीक मिथ के अंडर आती है ये। और इसके बाद इट्स एन एपिक पोएम, तो एपिक पोएम थी ये, और इसे किसने लिखा था, दैट होमर के इलियड में लिखा हुआ है। ठीक है, होमर की
इलियड में आपको ये मिल जाएगा। तो अब होता क्या है कि एक तरफ देखो ग्रीक है, ये पूरा इस तरफ मान लेते हैं ये ग्रीक, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दिस इज़ द ट्रॉय, ये ट्रॉय है। ठीक है, तो एक तरफ पूरा ग्रीक है और ये ट्रॉय है। ग्रीक के अंदर थे स्पार्टन्स, बहुत ही एक्सलेंट वॉरियर, 1,000 के बराबर होता था एक अकेला। ठीक है, स्पार्टन्स, और स्पार्टन्स का जो राजा था, अगर हम स्पार्टन्स की अगर उसकी बात करें किंग की, द किंग ऑफ द स्पार्टन इज मेनिलॉस, MENELAUS, ठीक है, मेनिलॉस। और अब दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं ट्रॉय की तरफ, तो ट्रॉय का जो राजा है हमारे पास, वो उसका नाम क्या है, पेरिस। तो पेरिस क्या है, वो किंग है कहाँ का, ट्रॉय का। तो लड़ाई सिंपली है कि जो मेनिलॉस है, मेनिलॉस की जो वाइफ है, वाइफ कौन है, वो हेलन है। मेनिलॉस की वाइफ होती है हेलन, और मेनिलॉस का जो भाई है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, एग्मामेनॉन। ठीक है, एग्मामेनॉन, तो एग्मामेनॉन, ठीक है, ये उसका भाई है। अब क्यों एग्मामेनॉन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पोएम में डायरेक्टली लिख रखा है एग्मामेनॉन के बारे में। तो नॉर्मली होगा क्या, जो पेरिस है वो मैनिलॉस यानी स्पार्टन की जो क्वीन है उसे लेके भाग जाएगा। भाग आया वो। अब भागने के बाद जो है मैनिलॉस जो कि किंग है वहाँ का, वो अपने भाई को बोलता है, या उसका भाई खुद जिम्मेवारी ये लेता है कि ठीक है मैं जाके जो है वो भाभी को फाइनली जो उसके बड़े भाई की जो वाइफ है उसको वो लेके आएगा। तो इसके लिए वो अपने साथ साथ सबको लेके मूव करता है, यानी बड़े बड़े जो वॉरियर होते हैं उसको लेके मूव करता है। तो ये कहानी इस तरह से मूव करती है। तो फाइनली जो ट्रॉय इसमें जीत रहे होते हैं, बिल्कुल सही, इस लड़ाई में पूरे ट्रॉय जीतते हैं एंड में। पर बिल्कुल एंड में एक सीन हो जाता है जब ट्रॉय, बिल्कुल देखो एग्मोमेनॉन की डेथ हो जाती है इसमें लड़ाई में। ट्रॉय पूरी तरह से लड़ाई जीत चुके थे, पर ग्रीक वाले जो हैं एंड में कहते हैं कि ठीक है हम हार मानते हैं, और एक घोड़ा जो है वो ट्रॉय के, जैसे मान लो ये ट्रॉय है, तो उसके गेट के बाहर एक लकड़ी का घोड़ा रख के चले जाते हैं। बहुत बड़ा घोड़ा था, उसके नीचे व्हील भी थे। तो उस घोड़े के अंदर इतना सारा खाना था कि मतलब कि वो 1 महीने तक चल सकता था। कुछ दिन तक ट्रॉय वाले तो लगते हैं क्या पता ये एक तरह का कोई चाल चल रखी हो ना, क्लेरेंस डा, और हम बोलते हैं इसे क्लेसेंड्रा। ठीक है, तो क्लेसेंड्रा जो है वो यहाँ पे जो किंग की जो बेटी होती है वो भी कहती है कि इस घोड़े को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर फिर भी वो काफ़ी बारिश वारिश आती है, 15-20 दिन तक वो घोड़ा बाहर ही खड़ा रहता है। उन्हें लगता है अब कुछ होना होता तो कुछ नहीं है, चलो ये गिफ्ट है एक तरह का, कि ग्रीक वालों ने हार मान ली। और जैसे ही वो घोड़े को अंदर करते हैं, उसके बाद इसके अंदर से निकलते हैं स्पार्टन्स और रात को सबको काट देते हैं। ट्रॉय की और ये ट्रोजन वॉर जो है ये पूरा 10 साल तक की लड़ाई बताई गई है इसमें, क्योंकि दिस इज एन अगेन एपिक। ठीक है, तो और ये भी एक शराब था, ऊपर से ही काम कर रही थी ये चीज़। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि देखो पोसाइडन पोसाइडन और जीएस ये दोनों भगवान थे। इन दोनों को एक लड़की से प्यार हो गया था, उस लड़की का नाम था थेटिस। लड़की नहीं थी थेटिस, आप बोल सकते हो थेटिस एक रिवर है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, और ये एक कैरेक्टर है हमारे पास, और ये क्या है, निम्फ थी। निम्फ का मतलब क्या होता है, वन देवी टाइप की। तो इससे दोनों को प्यार हो गया था, जीएस को भी और पोसाइडन को भी। पर भविष्यवाणी हो, अगर जीएस ने थेटिस को इम्प्रेग्नेंट कर दिया तो उससे एक जो बच्चा होगा उसके वो इतना पावरफुल होगा कि उसके पास इतने पावर होगी जो कि जीएस के पास भी नहीं होगा, तो सबसे पावरफुल इंसान बनेगा। तो इससे डर की वजह से जीएस जो है वो थेटिस से शादी नहीं करता है, और पीलस जो है, पीलस जो किंग है अगेन, वो थेटिस से शादी करता है। ठीक है, तो उस शादी में सबको बुलाते हैं, सभी बुलाए गए थे शादी में। तो सबको जो बुलाया गया, पर एक जो है यानी एक को बुलाना ये भूल गए, यानी किसकी यहाँ पे वो चल रही है, पीलियस, यानी पीलियस और थेटिस की जो है वो शादी है, और इसमें सबको बुलाया गया था, बस एक जो है गॉडेस, यानी एक जो भगवान थी, यानी फीमेल गॉडेस। तो गॉडेस फीमेल वैसे उसी को ही कहते हैं, तो गॉडेस ऑफ स्ट्राइफ है ना, एरिस, एरिस को बुलाना भूल जाते हैं। तो फिर भी एरिस पार्टी में आती है। ठीक है, तो गॉडेस ऑफ स्ट्राइफ है, यानी जो बहुत ही इधर विनाश विनाश की जो भगवान होती है, तो वो होती है। तो स्ट्राइफ को बुलाना भूल जाते हैं, पर ये फिर भी आती है। और आने के बाद जो है ये जाते समय क्या कहती है, एक एप्पल फेंक के जाती है, कहती है जो सबसे बेस्ट होगा वो इस एप्पल को चुनेगा। फॉर द फेयरेस्ट कहती है, जो सबसे बेस्ट होगा, इसी को बोला गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो जो इसको चुनेगा वही सबसे बेस्ट कहलाएगा। तो यानी एक तरह का कंपटीशन रखा गया कि भाई ये जो है एप्पल जो है ये कौन चुनेगा जो सबसे बेस्ट होगा।
तो एक तरह का ये गोल्डन एप्पल था। तो अब इससे तीन जो है भगवान, उनके बीच में जो है पंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तीनों फीमेल गॉडेस, एक है एफ्रोडाइट, ठीक है, एक है एफ्रोडाइट, ठीक है, एक एफ्रोडाइट, और दूसरी हमारे पास जो है वो एथीना। एथीना देखो, एक है एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट, और दूसरी कौन है, एथीना, और तीसरी हमारे पास जो है उसका नाम जो है हीरा। ठीक है, इन तीनों गॉडेस में आपस में लड़ाई होती है, एफ्रोडाइट, एथीना और हीरा। ठीक है, एफ्रोडाइट खूबसूरती की भगवान थी, ठीक है, याद रखना। हीरा जो है वो राजपाट इन सब की भगवान थी। और फाइनली जो है जो एथीना होगी वो विजडम एंड स्किल की थी। और ये चुनना था कि ये तीनों कहते कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन है, वो ये सेब जो है उसके लिए है। तो फाइनली अब जो है इस क्वेश्चन को लेके जो है सब जीएस के पास जाते हैं। अब जीएस इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं काम करो पेरिस के पास जाओ। अब ये जो पेरिस है, याद करो, ये वो ये ट्रॉय का राजा पेरिस, और स्पार्टन का किंग कौन था, मेनिलोस। तो ये जो पेरिस के पास जाते हैं, पेरिस बिना कुछ सोचे ही सीधा बोल देता है कि कौन है, एप्रोडाइट, यानी एप्रोडाइट जो है वो सबसे बेस्ट है। तो एप्रोवाइट इसे कहती है, जहाँ मैं तुझे इनाम देती हूँ या एक तरह का वरदान देती हूँ, आने वाले समय पे सबसे खूबसूरत लड़की तेरी होगी। पर वो सबसे खूबसूरत लड़की जो है वो हेलेन है। वो हेलेन किसकी वाइफ होती है, मेनिलॉस की। तो बस अब वो तो दे दिया इसने कि भाई ठीक है कि आपको मैंने एक तरह से वरदान दे दिया, तो इसी वरदान से ही श्रापित होता है, यानी फाइनली हमारे पास पेरिस। तो पेरिस जो है वो जैसे कि वरदान दिया गया था, तो वो हेलेन को उठा लाता है। जैसे ही वो हेलेन को उठा लेता है तो लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई में ग्रीक वाले स्पार्टन्स पूरे जीत चुके होते हैं, सॉरी पूरे हार रहे होते हैं, ग्रीक वाले हार रहे होते हैं। पर एंड में वो जीत कैसे जाते हैं, वो घोड़ा रख जाते हैं ट्रॉय के आगे, और ट्रॉय वाले उस घोड़े को अंदर कर लेते हैं गेट के। फिर रात को स्पार्टन्स निकलते हैं, पूरे ट्रॉय को जला देते हैं, और वापस हेलेन फिर वहाँ आ जाते हैं। ट्रॉय यानी ट्रोजन वॉर, ट्रॉय की बर्बादी के पीछे जो लड़की रिस्पॉन्सिबल थी वो कौन थी, हेलेन। और ये हेलेन का जन्म कैसे होता है, लीडा एंड स्वान के थ्रू जो है वो हेलेन का जन्म होगा। पोएम में दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो लाइन है जहाँ आपको साफ ये जो है ट्रोजन वॉर के बारे में बता रखा है। बाकी अब आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब फटाफट आगे मूव करते हैं। हमारे पास पोएम जरूरी है वो को, है ना। तो अब हम पोएम को देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको एक एक डिटेल के थ्रू जाना है। देखो, अ सडन ब्लो, द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबव द स्टैगरिंग गर्ल। यानी सिंपल सी बात है, सडन ब्लो का मतलब क्या है, एकदम से जो है एक तरह का ब्लो आता है, एक तरह का इट्स इन फॉर्म ऑफ द अटैक। तो असॉल्ट के अंडर लिया जाता है, असॉल्ट। इन सारे टर्म को हम सिंपली क्या बोलते हैं, जो सीधा जो जल्दी से एकदम से जो फिजिकली अटैक होता है, दैट इज़ कॉल्ड असॉल्ट। तो ये असॉल्ट है, सडन ब्लो है, एकदम से जैसे कोई चीज़ आके गिरी हो। द ग्रेट विंग्स, है ना, बहुत बड़े बड़े पंख, बीटिंग स्टिल अबव द स्टैगरिंग गर्ल। एक लड़की है, एक लड़की के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े पंख जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे जीएस ने अटैक किया है सिंपल लीडा के ऊपर। हर थाई कैरेस्ड बाय द डार्क वेब्स, ठीक है, उसके थाइस को इट्स अगेन यहाँ पे पूरा बता रखा है द प्रोसेस ऑफ अगेन दैट, किस तरह से जो है प्रेग्नेंट किया जा रहा है, और किस तरह से ये जो मेटिंग चल रही है उसका यहाँ पे डिटेल्ड है। तो इसलिए कई जगह में इस पोएम को इरोटिक सेंस में रखा गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हर थाइस द कैरेस्ड बाय द डार्क वेब्स, ठीक है, तो उसके थाइस है वो जो है डार्क वेब, यानी बड़े बड़े पंजे ने थाइस को पकड़ लिया। हर द नेप कॉट इन हिज बिल, और जो गर्दन है, ठीक है, इट मीन्स गर्दन, ये लीडा की गर्दन है नेप। और बिल मतलब क्या है, यानी सिंपल जो हमारे पास यहाँ पे स्वान है, उसके जो चोंच वगैरह है उसको बिल बोला गया है। तो उसका जो चोंच है वो गर्दन तक आ चुकी है, यानी लीडा की। ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट, सिंपली जो है जो ही मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है, फाइनली स्वान, ठीक है, स्वान याद रखना, जीएस, जीएस आए हैं स्वान के शेप में। और जीएस को आना जरूरी था क्योंकि उन्हें ट्रॉय का वॉर करवाना था, और ट्रॉय के वॉर के लिए हेलेन का जन्म होना जरूरी था। और हेलेन का जन्म ले करवाने के लिए जीएस जो है वो स्वान के रूप में है। तो वही बोल रहे हैं दैट ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट, यानी स्वान ने जो है वो ब्रेस्ट को पकड़ लिया एंड अपॉन हिज ब्रेस्ट, और अपना जो ब्रेस्ट है, स्वान का जो ब्रेस्ट है, इट मीन द चेस्ट पार्ट, जो लीडा के ब्रेस्ट है, वो दोनों टच हो रहे हैं। हाउ कैन दोज टेरिफाइड दैट weak फिंगर्स पुश द feathered ग्लोरी फ्रॉम अ loosening thigh। अब किस तरह से जो है वो द टेरिफाइड weak फिंगर्स, अब ये लीडा का बता रखा है कि लीडा किस तरह से अपने जो कांपते हुए उंगली से उनको दूर करे। ठीक है, ये feathered ग्लोरी, ग्लोरी क्यों बताया गया, कहना द एलिग्री, क्योंकि इधर से गॉडली भगवान आए हैं, ठीक है भाई, भगवान आ रखे तो उनके feathered तो सच में गॉडली होंगे।
तो लीडा किस तरह से अब उनको दूर करे और अपने थाइस को लूज करे या उन्हें पीछे करे, एंड हाउ कैन द बॉडी लेड इन द वाइट रश बट दे फील द स्ट्रेंज हर्ट बीटिंग वेयर इट लाइज। और किस तरह से वो जो है लेड इन द वाइट रश, वो वाइट रश हो रखा क्योंकि पंख इतने फड़फड़ा रहे थे और यहाँ पे जो है फाइनली द मेटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, एंड बट दे फील द स्ट्रेंज हर्ट बीटिंग वेयर इट लाइज, और वहाँ पे दिल धड़क रहे, एक अजीब दिल धड़क रहा है। इट मीन्स अगेन अब ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो चुका है, और जो अब स्वान जो है वो लीडा के ऊपर फाइनली उसको देखो यहाँ पे वर्ड खुद ही लिख रखा है, मैं तो बोलूँगा नीट सेकंड रेप लिखा हुआ है कई जगह। तो ये एक तरह का जो है फाइनली एक असॉल्ट है, लीडा वल्नरेबल दिखा रखे हैं, पर हम इसे वल्नरेबल नहीं बोल सकते, वल्नरेबल का मतलब ईजिली अटैकेबल, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। दिस इज़ अगैन हम कह सकते हैं द रूट ऑफ द हिस्ट्री, और ये जो हिस्ट्री क्रिएट होगी यहाँ से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये को अगर ट्रॉय की लड़ाई करवानी है तो हेलेन का जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। अ शडर इन द लॉयंस इंडेंजर्ड देयर, ठीक है, सॉरी इंजेंडर्ड देयर। अ शडर मतलब फड़फड़ाना, इन लॉयंस, ठीक है। लॉयंस का मतलब क्या होता है, सिंपल जैसे मान लो ये फीमेल की या एक वो पार्ट शरीर का जो कि बैली से नीचे हो, और ठीक है बैली से नीचे और थाई से ऊपर हो। इट मीन्स समझ लोगे आप वो कौन सा एरिया है, तो बैली से नीचे यानी पेट से थोड़ा सा नीचे और थाई से ऊपर, जहाँ पे सिंपली मेल और फीमेल के गोनाड्स होते हैं, इट मीन दैट सेक्स ऑर्गन। तो यानी अ शडर इन द लॉयंस, उस एरिया में शडर यानी कपकपाहट होती है, एंड एंजेंडर देयर, और वहाँ पे वो चीज़ अंदर चली जाती है, इम्प्लांट हो जाती है, यानी एक तरह का फाइनली जो है स्पर्म जो है वो, या आप जो भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो अंदर जा चुका है किसके, यानी लीडा के। द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड द टावर एंड दी एग्मेमनॉन डेड। अब ये देखो तीनों लाइन, दी ब्रोकन वॉल, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर गई तो वॉल ब्रोक हो गया, पर ये देखो साफ लग रहा है कि यहाँ से जो अब जन्म लेगा उसकी वजह से दीवार टूटेगी, बर्निंग रूफ जलेंगे। ये क्या है बर्निंग, वो ब्रोकन वॉल का मतलब क्या है, ट्रॉय, ट्रॉय की जो है जिस तरह से दीवार टूटी, और बर्निंग रूफ पूरे ट्रॉय को एंड में जला देंगे वो स्पार्टन जो घोड़े के अंदर से निकलेंगे, एंड द टावर, पूरा टावर जल जाएगा, और एग्मेमनॉन डेड, और एग्मेमनॉन की डेथ हो जाएगी। एग्मेमनॉन कौन है, मैंने बताया था मेनिलॉस, मेनिलॉस ने इसी को भेजा था हेलेन को लाने के लिए, मेनिलॉस का भाई एग्मेमनॉन, ठीक है। अब ये इसकी डेथ हो जाएगी, तो बिल्कुल ये जो है ना ये इसके लिए इम्पोर्टेंट था आपको वो ट्रॉय की वो जो लड़ाई ट्रोजन वॉर समझाने की। बीइंग सो कॉट अप, वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा, मतलब बीइंग सो कॉट अप जकड़ रखा है बिल्कुल, किसने, यानी अगेन स्वान ने जकड़ रखा है किसको, लीडा को। सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर डिड शी पुट हिज नॉलेज विद हिज पावर। क्या हम ये कह सकते हैं दैट डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज, कि अब नॉलेज डाला जा रहा है और विद पावर, पावर के साथ, क्योंकि हेलन का जन्म लेना, दैट्स अगेन मूव द नॉलेज एंड द पावर दोनों, बिफोर द इनडिफरेंट बीक कुड लेट हर ड्रॉप, इससे पहले कि वो जो है यानी सिंपली जो लीडा जो है वो दूर हुए, और इनडिफरेंट बीक का मतलब क्या है, दोनों का जो बीक, इट मीन्स अगेन द माउथ पार्ट। तो यहाँ पे इनडिफरेंट बीक है कि इससे पहले कि वो दूर हो, पर उससे पहले इम्प्लांट करना बहुत ज़रूरी है वूम के अंदर, और ताकि जो है एक तरह से हेलन का जन्म हो सके, और हेलन के जन्म की वजह होने के बाद ही जो है वो जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैंने बताया था, उस एप्पल को लेके जो पोइटिक जस्टिस होगी, यानी एक तरह का इंसाफ जो होगा, ये यहाँ पे पोएम के थ्रू इंसाफ है इसलिए पोइटिक जस्टिस बोला है, और नॉर्मल में आप क्या बोल सकते हो, जो इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरिस ने बिना सोचे समझे एफ्रोडाइट को सेलेक्ट किया, इट मीन द ब्यूटी को उसने वैल्यू दी थी, विजडम, विजडम इन सबको किसी को वैल्यू नहीं दी, इवन द किंगडम को वैल्यू नहीं दी। तो इसका उसे शराप मिलना चाहिए, पर उसका शराप मिलेगा जब हेलन जन्म लेगी। तो हेलन का जन्म करवाने के लिए जो है उस स्वान को आना पड़ा, और लीडा के को जो है वो प्रेग्नेंट करना पड़ा। तो ये एक तरह का ओवरऑल डिज़ाइन है, जैसे हम भी भगवान की मूवी काफ़ी देखते हैं या सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, तो ये सब कुछ लिखा हुआ था, तो ये होना ही था, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी सी पोएम है, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि ग्रीक मिथिकल और क्लासिकल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम इसके ट्रेसेस को करेंगे अलग अलग। स्लाइड से समझ आ ही गई होगी, तो नॉर्मली यहाँ देख लेते हैं। द गॉड जीसस इन द फॉर्म ऑफ द स्वान सडनली अटैक्स द लीडर स्ट्राइकिंग विद द इनॉर्मस विंग, बहुत खतरनाक विंग से जो है वो अटैक किया। शी स्टम्बल्स एज ही लूम्स अबव हर, और वो काँप रही थी, वो लूम कर रहे थे, कोई बड़ी सी चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर घूमने लग जाए दैट इज़ कॉल्ड लूम, तो वो घूम रहे थे उसके ऊपर।
एंड द फीट ग्रैबिंग होल्डर थाई, किस तरह से थाई को पकड़ा गया। शी इज़ ओवर पावर्ड अपराइट ओनली बिकॉज द जीएस इज होल्डिंग हर अप। तो किस तरह से ओवर पावर, क्योंकि भाई जीएस ने कंट्रोल करा, भगवान आए फॉर द मीटिंग। तो ये तो चीज़ वैसे भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक तरह का इरोटिक सेंस के थ्रू भी नहीं देखना, वल्नरेबल के थ्रू भी नहीं देखना। इज देयर एनी वे द लीडर टेरिफाइड दैट दिस ओरिएंटेड फिंगर कुड प्रिवेंट द गॉड फ्रॉम पार्टिंग हर थाई एंड रेपिंग हर, किस तरह से वो मीटिंग होगी वहाँ पे। और उसके बाद जो ब्लर वाइट फेदर ने किस वो अटैक और हार्ट बीट जो है, एक अलग से हार्ट बीट जो है वो मंडरा रहा था किसके ऊपर, लीडा के ऊपर। और ये मीटिंग के थ्रू दोनों का जो चेस्ट है वो बिल्कुल आपस में टच हो रहा था। द स्वान इजैकुलेट्स, उसके बाद स्वान ने निकाल दिया द लीडास वूम के अंदर जो है, और फाइनली सीमेन को डाल दिया गया। और उसके बाद हेलन जो कि एक मिथोलॉजिकल हिस्ट्री को क्रिएट करेगी, ट्रॉय और डेथ ऑफ द किंग एग्मेमनॉन की जो डेथ होगी वो भी इसी के ऊपर बेस होगी। और लीडा टू ओवरवेल्म, लीडा को भी लग रहा था कि वो अंदर से थी कि उसकी वजह से हिस्ट्री क्रिएट होगी। तो इस तरह से ये राइटिंग है। ये देखो, सबसे पहली जो लाइन इसमें, लीडा एंड दिस वन इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टैंजा, तीन स्टैंजा में डिवाइडेड है। तो तीन स्टैंजा है और ये पेट्रार्कन सोनेट से लिया गया है। देखो पेट्रार्क के थ्रू आपको पता होगा जो इटली से रेनेसा फ्लो होके इंडिया में आया था। और ये जो रेनेसा है, ये सोनेट क्या होता है, 14 लाइन ऑफ पोएम। और जो पहले 8 होते हैं उसे ऑक्टेट कहते हैं, और अगले 6 होते हैं उसे सेस्टेट कहते हैं। तो इसमें और इनके बीच में जो ब्रेक होता है वो किसके थ्रू लाया जाता है, वोल्टा से। यानी पहले 8 में मान लो कोई एक टॉपिक चल रहा होगा और उसका जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किस में होगा, अगले 6 में होगा। और जिससे ब्रेक किया जाएगा एकदम से इस तरह से शिफ्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टा के थ्रू शिफ्ट किया जाता है। तो पेट्रार्क के थ्रू जो है ये सोनेट आया था। उसके बाद आपको पता होगा स्पेंसर किस तरह से उन्होंने इंग्लिश में सोनेट का साइकिल चलाया, जैसे एमओआरटी जिसका परफेक्ट एग्जांपल है। पर हमें तो मेनली इसके थ्रू करना है। तो ये जो डब्ल्यू बी येट्स की जो पोएम है, इट्स एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ दिस सोनेट। पर यहाँ सोनेट के साथ एक लाइन जो है एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, जो ब्रेक ऑफ द विजन पर देखो। नॉर्मली क्या है, दैट ईट कीप्स द वोल्टा द टर्निंग पॉइंट ऑफ द सोनेट इन द ट्रेडिशनल स्पॉट बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट, लाइन 9 मार्क द प्रिसाइज। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि पोएम में देखने को मिलता है, पेट्रार्कन सोनेट पे तो बेस है, पर पेट्रार्कन सोनेट जो है, पेट्रार्क जो जिस तरह के सोनेट लिखते थे वो लव पोएम पे बेस होता था। पर यीट्स ने बिल्कुल ही एक अलग फॉर्म लिखा यहाँ पे, इस पोएम को रेप के थ्रू डेडिकेट किया और रेप के वे से इस पोएम को चलाया, जहाँ पे आपको पता होगा लीडा एंड द स्वान जो मैंने समझाया है। तो एक तरह का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी उठ के आ गया कि जो पुराना मेथड है यानी क्लासिकल फ्रेम में वर्क को डाला, पर उसको अपने उस स्ट्रक्चर में ना रखते हुए उसे डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑक्टेव और उसके बाद आपको सेस्टेट और बीच में वोल्टा और पेट्रार्क और एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ऐड कर रखी है इसमें। ठीक है, तो ये दिस इज अगेन द फॉर्म ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे सेटिंग देख लिया गया, गिवन द मिथ शेप्स द पोएम नरेटिव, ये नरेटिव वे से है, बिल्कुल एक कहानी के वे से पोएम मूव कर रही है। एंड देयर इज वेरी लिटिल इंडिकेशन ऑफ मोर स्पेसिफिक सेटिंग ऑफ द लीड एंड दिस वन। अगर एक स्पेसिफिक सेटिंग के थ्रू अगर मान के चलते हैं तो ऐसा नहीं है, बस आप ये कह सकते हो कि इस पूरे को सेट रखा गया है ग्रीक मिथ के ऊपर। तो वही वाली लाइन आपको दोबारा लिखनी है, द पोएम डस मूव अराउंड द टाइम in time and for the moment they be Leda and the Zeus for the future where the city of the Troy पोएम को लीडा Zeus के कंसेप्ट पे रखा गया है, ताकि वो फ्यूचर में एक सिटी ऑफ ट्रॉय को बर्बाद किया जाए, या ट्रॉय या ट्रोजन वॉर जो लिखा गया है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए एक कैरेक्टर यानी हेलन का जन्म लेना जरूरी था, और वो इसके थ्रू रखा गया है। अब यहाँ पे तो लीडा एंड दिस वन को पब्लिश किया गया था एट द एंड्स ऑफ द ईस्ट के कैरियर के, ईट्स के कैरियर के बिल्कुल एंड में, इट मीन द 1928 की कलेक्शन में रखा गया था। द टावर जस्ट 5 years आफ्टर ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज पे मिला था, इन्हें बताया मैंने। एंड दिस कलेक्शन इंक्लूड्स मैनी अदर सेलिब्रेटेड पोएम लाइक द सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये सभी नॉट ओनली आर दे रिगार्डेड द मास्टरपीस, आयरिश लिटरेचर के सब मास्टरपीस माने जाते हैं। द लीडा एंड दिस वन द टावर एज अ होल are recognized as among the greatest literary work of the 20th century। 20th century की greatest literary work है। The leader in this one is also of course one of the many artistic tradition of the classical Greek का एक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, किस तरह से एक नैरेटिव को एक पोएम के फॉर्म में पूरे ड्राइव करके और उस तरह से एक अलग ही फ्रेम में डिज़ाइन किया गया है, जो कि पूरा ही क्लासिकल नहीं है, उसमें कुछ नया ऐड कर रखा है। जीएस ट्रांसफर इनटू द स्वान, किस तरह से स्वान में उसके बाद इम्प्रेग्नेंट किया उन्होंने लीडा को, और उसके बाद द यूनियन ऑफ द सिडक्शन एज इन यीट्स लाइक द यीट्स एज रेप।
फ्रॉम विच द यूनियन ऑफ द लीडर गेव बर्थ टू एटलीस्ट वन चाइल्ड। वही कहानी दोबारा से, इसमें मैंने आपको नॉर्मली बता ही दिया और ये बता दिया ट्रोजन वॉर जो है द इलियड में लिखा गया, जो कि एक फेमस अगेन एपिक है, दैट वन इज रिटन बाय द होमर। द इलियड जो है तो इज बिलीव द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ द एंटिक्विटी। पुरानी राइटिंग यानी ग्रीक मिथ को अगर बहुत सही डिटेल में जाना है तो इलियड में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन है। इसी तरह से ओडिसी भी है, ये सब माने जाते हैं दैट्स परफेक्ट एग्जांपल, या हम बोल सकते हैं द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न लिटरेरी कैनन। तो ये इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद कर लो, देखो हार्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी कैनन, और इसी के ऊपर जो डिज़ाइन है ये पोएम है, क्योंकि बिल्कुल हार्ट जैसे जो वेस्टर्न लिटरेरी कैनन जिसके ऊपर डिज़ाइंड है और जिस जिस वर्क को वो वहाँ का एपिक माना जाता है उसी वर्क को उठा के खूबसूरत पोएम के फॉर्म में रखना, W.B. येट्स ने एक बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद विलियम बटलर येट्स नॉर्मल प्रोलिफिक राइटर थे जिन्होंने इन्फ्लुएंशियल आयरिश, कहते हैं कि आयरलैंड की अगर कभी भी अगर आयरलैंड का अगर हम सिंपल उसका रिफ्लेक्शन देखना हो तो जो पोएम है W.B. येट्स की पोएम में बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और मॉडगॉन को तो हर कोई जानता ही होगा, इट मीन दैट W.B. येट्स कितने पागल थे मॉडगॉन के ऊपर, यहाँ तक कि उसे प्रपोज किया पर मॉडगॉन ने किसी और से शादी कर ली। फिर मॉडगॉन से जो जिस यानी मॉडगॉन ने जिससे शादी करी उससे जो लड़की हुई वो भी मॉडगॉन से मिलती थी, फिर W.B. येट्स ने उसे भी प्रपोज कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत अजीब बात है, पर फिर भी। और ऐसे ही देखो ये जो येट्स की राइटिंग है वो ज़्यादातर मिथोलॉजी और फोक और के ऊपर बेस्ड था। ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। बिल्कुल सही, आयरलैंड को दोबारा से रिवाइव करने में, लिटरेचर को रिवाइव करने में सबसे एक्सलेंट रोल जो है वो W.B. येट्स का था। अभी यहाँ इनका थ्रू द लीडर एंड द स्वान मेक नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द आयरिश नेशनलिज्म के बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज एन सटायर पीस ऑफ द राइटिंग। और सेट्रिकल पीस ऑफ राइटिंग पे भी डिज़ाइन है, आयरिश वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस और आयरिश सिविल वॉर, इसको भी ये दिखाती है राइटिंग। क्योंकि आयरलैंड जो है वो फाइनली इंडिपेंडेंट हुआ 1921 में, वो भी 6 दिसंबर, इतना प्रिसाइसिवली याद नहीं रखना, पर हाँ 1921 में आयरलैंड जो है वो आज़ाद हो गया था। तो अब उसी फ्रेम में राइटिंग को डिज़ाइन कर रखा है, तो बिल्कुल ये पॉलिटिकल सिनेरियो से परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पे ब्रिटेन को जो है वो एज एन स्वान से कंपेयर किया गया, किस तरह से इनगल्फ कर रखा था ब्रिटेन ने किसको, लीडा। लीडा यहाँ पे क्या है, आयरलैंड। ठीक है, तो पॉलिटिकल एलिग्री है बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये लिख के आना है। The leader and the swan depiction of the historical change vividly reflect the intense violence of the Ireland का जो पूरा जो वायलेंस है और किस तरह से सिविल वॉर दिखाया गया आयरलैंड का, वो भी एक ये है कि लीडा जो शडर कर रही है, इसी तरह से आयरलैंड जो उस समय पे कांप रहा था, और जो ब्रिटेन ने किस तरह से आयरलैंड के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा था। तो सिविल वॉर के बाद यानी जब आज़ादी मिल गई उसके बाद की जो राइटिंग है, तो ये फ्री स्टेट को भी मेंशन करती है कि अब जो है फाइनली इंडिपेंडेंसी जो है और जो लिबरल लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो जो आयरलैंड है वो फील कर सकता है। ठीक है, तो ब्रिटेन एज एन स्वान और उसके बाद आयरलैंड एज ए लीडर, इसके थ्रू भी आप इस राइटिंग को देख सकते हो। बाकी ये मैंने बताया दिया, लेकिन मैंने आपको समझाया था। और देखो ये साइनिडोके, और याद रखना है आपको, साइनिडोके सिंपल मीन्स क्या होता है, एक पोइटिक डिवाइस है जिसका सिंपल यूज़ होता है कि द पोएम कंटेन नो एक्सप्लिसिट मेंशन, पूरी अच्छी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, पर हाँ हल्का हल्का आपको इंडिकेशन देते रहेगा कि हाँ ये जो है उस चीज़ से कनेक्टेड है, जैसे कि बर्निंग, जैसे ब्रोकन वॉल, ऐसी बर्निंग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हल्का सा इंडिकेट कर रहे थे, हमें मूव कर रहे थे कि ये राइटिंग जो है वो ट्रॉय के ऊपर डिज़ाइन है, ट्रोजन वॉर के ऊपर। तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को साइनिडोके कहते हैं। तो यही होता है, इसमें हल्का हल्का सा हिंट दिया जाता है, छोटा छोटा सा हिंट मिलेगा और आपको और फिर पता चल जाएगा कि अरे ये तो उससे कनेक्टेड है, जैसे एग्मेम्नॉन डेड, उसके बाद ब्रोकन वॉल, ऐसी बर्निंग रूफ, ये सब ट्रोजन वॉर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए साइनिडोके का एक्सलेंट एग्जाम्पल, और ये एक क्लासिकल ग्रीक एलिग्री है तो उसका भी एक एग्जाम्पल है ट्रॉय वॉर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, साइनिडोके जो है वो पोइटिक डिवाइस का। अब यहाँ पे वो पढ़ना है हमें, द लीडर गोज अननेम थ्रू आउट द पोएम, बिल्कुल अननेम्ड है क्योंकि लीडर एक तरफ अगर हम पॉलिटिकल एलिग्री में चलते हैं तो लीडर रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ आयरलैंड को, क्योंकि आयरलैंड टेस्ट था पूरा W.B. येट्स का, तो पॉलिटिकल एलिग्री है और ऊपर से ग्रीक कंसेप्ट को रखा गया है ग्रीक मिथ के थ्रू। तो हमारे पास जो लीडर है अब वो यहाँ पे जो फाइनली किस लिए यूज़ की जा रही है, ताकि हेलेन का जन्म हो, यानी ट्रोजन वॉर के लिए। तो ये सब आगे देख लेना। और साइनिडोके इस्तेमाल किया गया, कई जगह ऐसे हिंट दे रखे हैं जिससे कि साफ पता चल रहा है
कि ये जो है वो ट्रोजन वॉर पे ही पूरी राइटिंग है। तो आप बोल सकते हो 70 to 80% अब द ट्रोजन वॉर, और रेस्ट ऑफ द परसेंट हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल एलिगरी भी है, क्योंकि उस फ्रेम में लिखा गया और हर जो राइटिंग होती है को रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पीरियड, तो ये ज़रूरी है। ये उसके का भी पार्ट हो सकता है, ये सब्जुगेशन, किस तरह से सब्जुगेट किया गया था आयरलैंड को। तो देखो आयरलैंड 1921 में आज़ाद हुआ, तो इस तरह की राइटिंग को पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम में भी रखा जाता है कि जब कोई चीज़ आज़ाद, जैसे कि कोई जो है देश पहले ब्रिटेन ने कॉलोनाइज कर रखा, वो आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो वो राइटिंग लिखते हैं लिबरल एयर में, जो राइटिंग लिखेंगे बताएंगे किस तरह से इंग्लैंड ने कॉलोनाइज किया था और अपना एक सुप्रीमेसी मूव कर रहे थे, एक इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड अपना मूव करवा रहे थे और कॉलोनाइज कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट जब आप वॉइस को रेज करते हो या उसके अगेंस्ट अगर आप कोई राइटिंग लिखते हो या आप कहीं पे हिंट देते हो, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। तो पोस्ट कॉलोनियल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके साथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी है। स्ट्रक्चर वैसा रखा गया पेट्रार्कन सोनेट के बेस पे, पर फिर भी नहीं फॉलो किया गया। माना कि ऑक्टेव ससेट में वोल्टा के थ्रू ब्रेक किया गया है, पर फिर भी राइटिंग को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करते हुए W.B. येट्स ने ये दिखाया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है कि जिस तरह से फ्रेम जो है वो ब्रिटेन वालों ने डिज़ाइन किया, हम वो नहीं करेंगे, हम उससे थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का फील आएगा ही नहीं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब कि हम उससे डिफरेंट है, हम एक फ्री लिबरल है। अगर आप वही चीज़ को कॉपी कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, तो फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को अगर बेस करना हो तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ताकि लगे कि हाँ आप ये लिबरल एयर जो है आप राइटिंग में भी एंजॉय कर रहे हो। अब उसके बाद 10 ले जाना, एक बार रिलीजियस में लेके जा सकते हो आप, ठीक है। तो वो आप उसके ऊपर है कि किस तरह से साइनिडॉकी का ये भी एक एक्सलेंट एग्जांपल है। तो पोएटिक डिवाइस में साइनिडॉकी जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नटी वाला सिंबल भी देख के चलना। द ड्राइंग द पैरेलल बिटवीन द ज्यूस रेप ऑफ द लीडर एंड द क्रिश्चियन एनुंसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिश्चियन एनुंसिएशन कि स्वान जो है एज ए सिंबॉलिक जो है सिंबल गॉड का एज एन होली स्पिरिट करा गया है, यानी क्या पता ये होली स्पिरिट का सिंबल हो। हुज चाइल्ड कंसीव्ड अपॉन दी वर्जिन मैरी, जिसके जो है वर्जिन मैरी ने जो है जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया। जैसे होली स्पिरिट ने जो है वर्जिन मैरी के साथ मीटिंग करी और उससे जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया। तो स्टिल अदर दैट हैव दे इंटरप्रेटेड द स्वान एज अ सिंबल फॉर द इंग्लैंड। तो यहाँ जो है स्वान और जो हम बोल सकते हैं इस तरह का, तो यानी आप ये ध्यान रखना कि अभी दो फ्रेम चल रहा था, एक पॉलिटिकल एलिगरी भी चल रहा था, दूसरा हमारे पास आयरिश वे में हम इसको और देख रहे थे यानी ट्रोजन वॉर के थ्रू, और तीसरा आप एक और ऐड कर सकते हो अच्छे नंबर के लिए कि ये क्रिश्चियन एनुंसिएशन का पार्ट भी है, जहाँ पे होली स्पिरिट ने वर्जिन मैरी के साथ मीटिंग किया, उसके बाद जीसस ने जन्म लिया। तो ये वहाँ भी उसकी तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। अब स्लाइड इसलिए ऐड करके ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ मटेरियल मिल सके और आप इसको ऐड करके आ सको। लीडा एंड स्वान जो है तो 14 लाइन ऑफ दिस सोनेट बट ए न्यू स्टाइल से ऐड करा गया है, वो पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम को दिखाने के लिए। द टाइटल ऑफ द पोएम बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लीडा एंड द स्वान, जो कि डायरेक्ट हमें लेके आती है टू द टॉपिक। लीडा एंड द स्वान इज़ वन ऑफ द येट्स एनुंसिएशन पोएम का भी पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्मली। और इन द क्रिश्चियनिटी एनुंसिएशन जो है जिस तरह से गैब्रियल ने किस तरह से वर्जिन मैरी को प्रेग्नेंट किया, उससे जो है जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जिसने क्रिश्चियनिटी से जैसे सिविलाइजेशन को आगे रखा, तो ये उन सब का भी पार्ट है, ठीक है। एक तो मिथ ऑफ वायलेंस है, यहाँ पे कई सारे जो है द ट्रोजन वॉर इज अगेन द वायलेंस, और बाकी द वायलेंस के कंसेप्ट के ऊपर आप लिख सकते हो कि किस तरह से वायलेंस के थ्रू इस पोएम को आगे रखा गया। और इसमें जो ग्राफिक है अगेन इस पोएम की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जो पिक्टोग्राफिक सीन है वो भी हमें वायलेंस की तरफ डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं। बाकी देखो ये क्रिटिकल के हम किस तरह से उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं और बिल्कुल अलग वे में देखने का मतलब। तो दरीदा का एक कंसेप्ट था, आपको पता होगा, दरीदा का डीकंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिविज्म। तो यानी कोई भी अगर फ्रेम ऑलरेडी डिज़ाइन है, मान लो जिस तरह से ये कोई चीज़ है, ये बनी हुई है, तो इसको समझने के लिए इसको दोबारा मत बनाओ, इसे उखाड़ो, उल्टी तरह से चलो, तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा चीज़ बनी कैसे है। इसे बोलते हैं डीकंस्ट्रक्टिविज्म। तो दरीदा का जेक्स दरीदा, तो जेक्स दरीदा के अगर डीकंस्ट्रक्टिविज्म फेज के थ्रू अगर इस पोएम को देखा जाए तो इसके काफ़ी मीनिंग निकल के आते हैं, और यही बिल्कुल सही है। डीकंस्ट्रक्टिव फेज में ही हमें ये पॉलिटिकल एलिगरी भी दिखती है, एनुंशिएशन का पार्ट भी दिखता है, ग्रीक मिथ का भी पार्ट दिखता है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्टिव फेज जेक्स दरीदा का आप इसको डाल सकते हो। इसके बाद देखो मिन इन पावर नॉलेज, तो यीट्स का जो वेल नोन पोएम है, यीट्स की जो पोएम है रेनफोर्सिंग द ट्रेडिशनल जेंडर मिथ को इसने रेनफोर्स किया है, बिल्कुल सही।
एग्रेसिव होते मेल और फीमेल दोनों का एग्रेशन और उसके साथ साथ मेटिंग ऊपर से हेलन। तो देखो ये राइटिंग बहुत ही बैलेंस वे में लिखी गई है। हम इसे ऐसे नहीं कर सकते कि ये फीमेल को यहाँ पे फ्रिजाइल दिखाया गया, एक तरह वीक दिखाया गया है। क्योंकि वीक इसलिए नहीं कह सकते कि देखो जो लीडा के ऊपर जो स्वान का अटैक था, तो यहाँ से लीडा वल्नरेबल लगती है, पर फिर भी लीडा इसलिए करवा रही है क्योंकि आगे जो जन्म होगा वो जन्म यहाँ पे किसका होगा, हेलेन का होगा। ये फीमेल और यही हेलेन जो है ट्रॉय जैसे बड़े वॉर को लीड करेगी। तो बहुत ही बैलेंस वे में लिखा गया है। तो ना हम इसमें एक साइड जाके ये बोल सकते हैं कि पेट्रियार्कल टेस्ट को मेंटेन किया है, ना हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पेट्रियार्कल टेस्ट को मेंटेन किया गया और फीमेल को वल्नरेबल दिखा रखा है, ना हम ये बोल सकते हैं फीमेल साइड से लिखा गया है। तो बहुत ही एक बैलेंस वे से एक परफेक्ट राइटिंग है, इसको स्लॉट डाउन किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली स्लाइड वो देखना है, जैसे एक्सप्लोरिंग द रिलीजियस प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही। रिलीजियस प्रोजेक्शन इसमें जो है, यानी रिलीजियस जो प्रोजेक्शन है उसमें बिल्कुल साफ दिखाया गया। और एथिकल मीन्स अगेन दैट हैज़ द कल्चरल रूट्स, कल्चरल रूट्स है, बिल्कुल सही। तो एथिकल राइटिंग भी है, एक ये अपील है टुवर्ड्स लीडर एंड दिस वन। रिलीजियस प्रोजेक्शन जो है, रिलीजियस अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो दो फ्रेम में दिखता है। एक तो ट्रॉय की तरफ से रिलीजियस प्रोजेक्टेड राइटिंग है, ट्रॉय वॉर की तरफ, एक हमारे पास क्रिश्चियन एनुंशिएशन के पार्ट से भी है। उसके बाद एक ये जो पेंटिंग एज एन आर्ट, तो आर्टिफैक्ट्स भी बहुत अच्छे यूज़ हो गए हैं, पिक्टोग्राफिक सेंस में रखा गया है। पिक्चर बहुत ही एक्सलेंट यूज़ करें जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री से, रिलीजन से, और साथ ही साथ सोशल एथिक्स से भी हमें कनेक्टेड किया जाता है। तो डिविनिटी और द ह्यूमैनिटी, और किस तरह से होमोसेंट्रिक अप्रोच को देखो, होमोसेंट्रिसिज्म और इस तरह से, और थियोसेंट्रिसिज्म, ये दोनों चीज़ याद रखना। थियोसेंट्रिक का मतलब गॉड को सेंटर कंसिडर करके लिखना, होमोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमन को सेंटर कंसिडर करके लिखना। तो ऐसे नहीं है राइटिंग हमें थियोसेंट्रिक की तरफ जा रही है, होमोसेंट्रिक की तरफ जा रही है। इस राइटिंग को बहुत ही बैलेंस वे में थियोसेंट्रिक से मूव करवा के होमोसेंट्रिक तक शिफ्ट करवाया है। तो रेनेसा जैसे फीलिंग को भी इसमें रखा गया है। और लीडा एंड द स्वाम को बहुत ही कहते हैं जैसे प्रिसाइसली जो है वो टैकल किया गया, और बहुत ही प्रिसाइसली जो है इसे पेन डाउन किया है डब्ल्यू बी येट्स ने। बाकी फ्रेम मैंने पोस्ट कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है, 1921 में आयरलैंड जो है इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जो है डब्ल्यू बी येट्स की ये जो राइटिंग आती है, ये हमें सिंपल एक पॉलिटिकल एलिग्री की तरह उसकी तरफ मूव करवाती है, द पीस ऑफ द पोएम के। हाँ, अब जो है आयरिश जो है उस कल्चर को, आयरिश एथिकल ग्राउंड को और आयरलैंड का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अच्छी तरह से वो प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि डब्ल्यू बी येट्स ने अपने स्टॉन्च वॉइस में रखा। तो ये पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरलैंड ने दिखाया कि अब वो फ्रेम नहीं है, उस फ्रेम में नहीं जीना चाहते जो ब्रिटेन ने जिस तरह से इनगल्फ कर रखा था आयरलैंड को। इसीलिए राइटिंग में, स्टाइल ऑफ पोएम में इवन, और कंटेंट में भी इवन देखने को मिल रहा है काफ़ी बदलाव, जो कि साफ दिखाते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल एसेंस को मेंटेन किया जा रहा है इस राइटिंग के थ्रू। अब यहाँ से देखो करेंगे तो बस आपको देखना है कि कौन से ज़्यादा ज़रूरी है, हम कहाँ कहाँ से लिख के आ सकते हैं बस। अब देखो एक जनरल द रिसर्च पेपर रिगार्डिंग टू द लीडर एंड दिस वन इज दैट अ सिंगल मूवमेंट कैन रिवर्बरेट थ्रू आउट द इंटायर हिस्ट्री। एक ये छोटा सा ये जो था मोमेंट जो है, मूवमेंट नहीं, दैट इज द मोमेंट, एक छोटे से पल ने पूरे इतिहास को डिज़ाइन कर दिया है। बहुत बहुत खूबसूरत बात है कि थोड़े से पल के मीटिंग ने एक इतना बड़े हिस्ट्री को क्रिएट किया। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसका स्पाइरल बहुत ही अच्छा है। इस वर्क का स्पाइरल मींस दैट द रेडियस और डायमीटर बहुत परफेक्ट है इसका। और जीएस का रेप ऑफ द लीडर जो है इस तरह से ट्रोजन वॉर को और गोल्डन एज ऑफ द ग्रीस को सेट करेगी, कभी सोचा नहीं था। और वॉयलेंस का है बेशक गोल्डन एंड एप्पल जैसे सिनारियो को रखा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएम एल्यूजन ऑफ द ड्रॉन द क्रिश्चियनिटी जैसे कंसेप्ट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जीजस राइट्स के थ्रू भी। तो ये जो राइटिंग है ये कोई छोटी मोटी राइटिंग नहीं है। इस तरह की राइटिंग बहुत ही बेस्ड राइटिंग होती है, जिसका अगर हम इन्फ्रा की बात करें या उसके स्टाइल की बात करें या हम उसके रिदम की बात करें या फ्रेम की बात करें, तो बहुत ही डिफरेंट वे से डिज़ाइन किया जाता है क्लासिकल सेंस में। इवन द स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो काफ़ी चीज़ बदल देती है इसे पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और एक तरह से लिबरल थॉट रखने के लिए और कल्चर को, आयरलैंड के कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए ये सब चीज़ इतने बदलाव लाने पड़ते हैं कि जब आप कोई वर्क लिख रहे हो तो। बाकी भाई आपको बताया था इसमें कुछ वो नहीं है तो ज़्यादा कि कुछ अलग सी चीज़ आ रही है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट सिविल वॉर वगैरह ये सारा कुछ। बाकी देखो ये वाली जो स्लाइड है मैंने इसलिए ऐड करी है, डायरेक्टली शोज द कंसेप्ट ऑफ द सेक्स एंड द वायलेंस।
तो सेक्स एंड वायलेंस के थ्रू जो है आप इसको देख लेना, बहुत ही खूबसूरत ये जो राइटिंग है यहाँ पे है। इस तरह से ही आपको लिख के आना है, किस तरह से मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, उसके बाद ट्रोजन वॉर को दिखाया गया है, और कुछ कुछ जो लाइंस है सडन ब्लो वगैरह और स्टैगरिंग गर्ल, इस तरह की चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि आप इन्हीं को जब प्रेजेंट करके आओगे वहाँ पे, जब राइटिंग में लिख के आओगे, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इवन फॉर द जो भी चेकर होंगे वहाँ पे, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह सेक्स एंड वायलेंस जैसे इस कंसेप्ट को आप एक बार खुद रीड कर लेना। एंड दिस इज़ अगैन हियर द कंटिन्यूएशन। और बाकी अगर आपको और डिटेल चाहिए, अगर और डिटेल चाहिए या फिर कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। और बाकी इसके पीडीएफ के रिगार्डिंग जो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, बाकी हमारी टीम जो है वो भेजेगी। जब भी आप टेक्स्ट करते हो तो प्लीज़ प्लेस योर मेल आईडी, तो मेल आईडी को पक्का भेजो। उसी मेल आईडी पे जो है आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। कुछ एक दो या चार पाँच, मेरे को नहीं पता इतना हिसाब, कि कुछ जो है वो पेड हो सकते हैं नोट्स, पर ज़्यादा नहीं है, 50 40 100 इससे ऊपर कहीं से नहीं है। तो इतना तो यार अब वो जो पीछे जो बना रहे हैं उनको तो इतना चाहिए ही, ठीक है। ये भी एक सही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन रेज कर रखा है, टू व्हाट डिग्री डू द ह्यूमन बींग्स हैव कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी, कि ह्यूमन बीइंग कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेस्टिनी के ऊपर। अगर इस पोएम के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग जैसे कि एक प्री डिज़ाइंड है हर चीज़, और एक प्री डिफाइंड है। इस तरह का जो है कंसेप्ट इसमें साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेलन के जैसे कि अब जो ट्रोजन वॉर था वो सब पहले ही प्री डिफाइंड था, तो प्री डिज़ाइंड और प्री डिफाइंड जैसे कंसेप्ट यहाँ पे साफ है। और तो ये फिलॉसफी के प्री डिटर्मिनिज्म जैसे कंसेप्ट को यहाँ पे दिखाती है, ठीक है। इसको प्री डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट बोलते हैं इन फिलॉसफी। तो सब कुछ जो है पहले से डिफाइन है, तो बस ये ध्यान रखना। और एक रिटोरिकल क्वेश्चन भी रखती है सबके आगे बिल्कुल, कि क्या ये जो लीडा का जो रेप है और जो स्वान ने किया जो लीडा का रेप, वो करना ज़रूरी था, कि उसी के थ्रू हेलन को लेके आया जा सकता था। बस देखो जो भी है ये प्री डिफाइंड कंसेप्ट में आप ऐड कर लेना बस। इसमें बाकी आप में है, क्योंकि ये राइटिंग बिल्कुल एक एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिटेल और पिक्टोग्राफिक एसेंस में भी इवन बहुत ही क्लैरिटी से मेंटेन करते हुए लिखा है। मेटिंग का सीन जैसे रेप और असॉल्ट के सीन में भी डाला गया है, पर यहाँ पे जो सेंस है इसके पीछे वो बिल्कुल उसका एक अल्टीमेट अगर हम चेक करें तो पॉजिटिव सेंस से लिखा गया है, क्योंकि आगे ट्रॉय जैसे वो रिलीजियस एसेंस को मेंटेन करते हुए लिखा गया, क्योंकि आगे ट्रॉय जैसे वॉर के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। और प्री डेस्टिन और प्री डिज़ाइन जैसे कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी ये बिल्कुल सामने रखा है। राइटिंग है तो ये स्लाइड, और इसके बाद यहाँ पे जो जिस तरह से बोल्ड में लिखा गया ये सबसे मेन इसमें देखो, री राइटिंग द लीडर एंड दिस वन, इसको आगे जाके दोबारा लिखा गया है। एन इको फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ द एंजेला कार्टर ने इसका लिखा, जैसे द मैजिक टॉय शॉप। उसके बाद लॉर्ना क्रूजियर ने द फॉर्म ऑफ द इनोसेंस 1985 में द स्वान गर्ल। इसके ऊपर इतनी राइटिंग और बेस है जो कि इको फेमिनिस्ट ग्राउंड पे भी डिज़ाइंड है। अब इको फेमिनिस्ट ग्राउंड देख लो, ये कंसेप्ट सिंपल बताती है एक रिलेशन। देखो इको फेमिनिस्ट थिंकर जो होते हैं वो जेंडर और उसको एनालाइज करते हैं, जैसे जेंडर इट मीन दैट रिलेशन बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। ह्यूमन का नेचुरल वर्ल्ड के साथ जो इंट्रैक्शन है, यानी एक तरफ अगर हम ले लें इस तरह से ह्यूमन, और एक तरफ क्या है नेचुरल वर्ल्ड, तो नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन के बीच में जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द इको फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिस्ट जैसे ये एक ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म है जिसको पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाता है। तो इको फेमिनिस्ट फ्रेम में इस राइटिंग को आगे कई बारी जो है इसमें मोल्ड करके लिखा गया, मोल्ड के बाद रीमोल्ड भी किया गया, दोबारा चेंज किया गया और बहुत अलग अलग वेसे से प्रेजेंट किया गया दैट, और दिखाया गया है द जेंडर कंसेप्ट को, और जेंडर एज एन ह्यूमन, ह्यूमन के जेंडर के रिगार्डिंग, और उसका जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ और नेचुरल वर्ल्ड के साथ, उसके कंसेप्ट में भी इसको आगे और प्लेस किया गया। बाकी इसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ वो जो लाइन है अगर आप उसको एक तरह के कंक्लूजन में ऐड कर दो कि इको फेमिनिज्म के ग्राउंड पे भी ये राइटिंग जो है आगे कई बार इसको डिज़ाइन किया गया, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है चेकर के ऊपर। जो है हमारे पास रिटोरिकल बोल्ड क्वेश्चन मार्क लग रखे हैं, तो वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन रेज कर रखा है। पहले रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है वो देखना है आपको। रिटोरिकल क्वेश्चन एक तरह की इंक्वायरी होती है जो कि फिर दोबारा से क्वेश्चन मार्क में एंड हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कितने आर्ग्यूमेंट प्लेस कर सकते हैं हम, और उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या सोच सकते हैं, ठीक है। ये तो को रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि उसके आंसर के लिए इस तरह के क्वेश्चन को रेज किया जाता है, पर हाँ इसके वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए या फिर नॉर्मल इंक्वायरी के लिए इस तरह के क्वेश्चन को रेज किया जाता है। जैसे यहाँ पे द फेदर ग्लोरी फ्रॉम अ लूजनिंग थाई, देन द क्वेश्चन मार्क, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है।
यहाँ पे रीडर को भी साथ साथ जो है कन्वे किया जा रहा है कि किस तरह से वो इस टॉपिक के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट रेस करें और अपनी तरफ से इस चीज़ को सोचें। बट द फील द स्ट्रेंज हर्ट दैट बीटिंग वेयर इट लाइज। ठीक है, दोबारा एक रिटोरिकल क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही रिटोरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखे गए हैं लीडर एंड स्वान में। थ्री डिफरेंट क्वेश्चन है, अनयूजुअल पोएटिक मूव है। दीज क्वेश्चन सर्व एज सेवरल पर्पस इन द पोएम। द फर्स्ट इज सजेस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ द पोएम। पोएम की फ्यूटिलिटी दिखा रही है कि एक एग्जैक्ट और एप्ट आंसर नहीं मिलता इससे। द सेकेंड इज दैट द टू ऑफ द थ्री इंस्टेंसेज ऑफ दिस डिवाइस इन बोथ द केसेस द फॉर्म ऑफ द रिटोरिकल क्वेश्चन हेल्प्स टू मेक द क्लियर द लीडर वॉज द पावरलेस एंड द ज्यूज असॉल्ट। तो कई जगह इस तरह का कंक्लूजन ड्रॉ होता है जब आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं, तो कि ये एंड में ये लगता है कि लीडर जो है पावरलेस थी और ज्यूस जो है उसने असॉल्ट किया। सेकेंड इम्पैक्ट जो रिटोरिकल क्वेश्चन का पोएम में ये है कि इट इन्वॉल्व्स द रीडर इम्प्लिसिटली टू आस्क देम व्हाट टू कम अप विद द आंसर टू दिस कॉन्कंट्रम्स, कि इस तरह की चीज़ से क्या आंसर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसी वजह से रिटोरिकल क्वेश्चन पोएम में प्लेस किया जाता है ताकि उसके रिगार्डिंग हम अपनी क्या सोच रखते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता, पर हाँ जहाँ पे इंक्वायरी एंड होती है वहाँ से एक तरह का क्वेश्चन दोबारा उठ जाता है। तो ये एग्जैक्ट बता रहे कंसेप्ट आप प्लीज़ डाल के आना जब आंसर लिख के आओगे कि रिटोरिकल फ्रेम कहाँ कहाँ पे है और इसका एक पर्पस क्या है। ठीक है, तो जैसे इंक्वायरी दैट एंड्स इन क्वेश्चन मार्क, ये जरूर ध्यान रखना। इसका मतलब कोई नहीं होता दैट टू गिव टू द इलिसिट आंसर टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर देना होता है, ऐसा इसका कोई भी वो नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फाइनली यहाँ पे हमारी अगर कोई भी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ इस पे मेल आईडी पे आप भेज सकते हो। तो काफ़ी बच्चे भेजते भी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो यार, थैंक यू उसके लिए। बाकी ये टेलीग्राम इसको पक्का ज्वाइन करो, फीली और विंग्स वाला टेलीग्राम पे आप मिल जाएगा। बाकी फेसबुक आईडी अगर आप मुझे देखना चाहते हो, बाकी अगर टेक्स्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट में अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपने मेल आईडी ज़रूर भेजे करो। बाकी जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी, वो अपने आप जो है उसके रिगार्डिंग आपको भेज देगी। ठीक है, और एक दिन या दो दिन नहीं, प्लीज़ 5 या 10 दिन पहले मेल आईडी भेजे करो, जब जाके आपको नोट्स बनेंगे। को 4-5 दिन लगता है टीम को प्रोसेस करने के लिए। तो थैंक यू सभी को। ठीक है, इसी तरह से यार चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि ये क्रीम लेयर पे आ सके। थैंक यू।